ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। खुद दुनिया पर जीत से पहले खुद पर जीत सिखाती है। इसी हौसले के साथ आज हमारे बीच एक भैया उपस्थित है, आपको उनसे मिलाएंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका हॉपर पॉडकास्ट में स्वागत है। हमारे बीच आए हैं रुपेन भैया जी, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जेएसओ में उपस्थित वो पद पर विराजमान हो चुके हैं। उनकी सफलता की कहानी आप लोग को उन्हें आगे चलकर उन्हें सुनाएंगे सबको, जिन्होंने अपनी मेहनत और निरंतरता और सही रणनीति के तहत इस पद को हासिल किया है। आइए मिलवाते हैं रुपेन भैया जी से। धन्यवाद सचिन, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस शानदार सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब रिजल्ट आया आपका तो आपने अपनी लिस्ट में नाम देखा होगा, तो आपको कैसा फील हुआ था और घर पर क्या, परिवार पर क्या रिएक्शन था? सच बताऊं तो अच्छा ही लगता है। जिस चीज़ की आप सालों से तैयारी करते हैं, जिस चीज़ के पीछे, जिस सपने के पीछे आप इतने दिनों से भाग रहे होते हैं और किसी पीडीएफ में आपका नाम आ जाता है, हाँ, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, पूरे परिवार को अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके सपने नहीं होते हैं, पूरे परिवार के सपने होते हैं, पूरी परिवार की उम्मीदें होती हैं और जब उम्मीदें पूरी होती हैं तो जाहिर सी बात है सबको अच्छा लगता है। तो माहौल अच्छा ही था। थोड़ा अपने बैकग्राउंड में बताइए, बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग तो मैं फ़तेहपुर जनपद से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मेरे फ़तेहपुर के एक चूल्हा नामक गांव है वहीं से हुई है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए फ़तेहपुर नगर में मैं आया। फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज़ ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया, वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स ऑनर में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी एसएससी की जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की। कुछ दिनों तक वहाँ रहा, फिर उसके बाद कोविड आ गया तो फिर घर पे रह के फिर पढ़ाई की सारी। स्कूलिंग करियर में आपको कैसे कैसे एहसास हुआ कि अब मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? अ, जिस क्षेत्र से, जिस समाज से हम लोग आते हैं, वहाँ पे एक सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो कहीं न कहीं वो बीज बचपन में ही बोया जाता है कि आपको पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी हासिल करना है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो चीज़ सरकारी नौकरी ही दे सकती है। तो कहीं न कहीं बचपन से ये था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, इसी फील्ड में जाना है। बस बचपन से ये नहीं होता कि किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे जाना है, तो फिर समय के साथ-साथ आगे जैसे आप बढ़ते हैं, आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, फिर आप एक रास्ता चूज़ करते हैं कि किस रास्ते पे चलना है। एसएससी चूज़ किया, फिर आगे बढ़। तैयारी का सफ़र बहुत लंबा होता है, तो कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो जिससे आप डिमोटिवेट हो गए हो कि अब मुझे तैयारी में ब्रेक लेना चाहिए, या कुछ और सोचा हो आपने? क्योंकि कई अक्सर बच्चे होते हैं कि पढ़ते-पढ़ते अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो खुद को कैसे मोटिवेट रखें हुँ, जिससे वो आगे बढ़ सके? हुँ। डिमोटिवेशन तो आता है, ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ ही आता है डिमोटिवेशन। लेकिन जो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा 2020 में सीजीएल का प्री निकला था, मेंस नहीं निकला था। फिर मैंने 21 का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मेरा प्री भी नहीं निकला था। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ कि पिछला एग्ज़ाम था, प्री निकला, मेंस नहीं निकला, इसका प्री भी नहीं निकला है। तो डिमोटिवेशन को डिमोटिवेशन की तरह ना लेके एज अ इंस्पिरेशन लें। क्या कमियां थी उसमें, क्या सुधार किया जाए ताकि अगला एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मोटिवेशन तो मुझे लगता है टेम्परेरी चीज़ है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर तैयारी शुरू की होगी तो कुछ ना कुछ सोच के शुरू की होगी कि इस वजह से, इन इन बिंदुओं की वजह से मुझे ये प्रिपरेशन करनी है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपके माता-पिता की उम्मीदें हो सकती हैं, और आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो, वो चीज़ हो सकती है, या कोई और बात हो सकती है जो आपको प्रेरणा दे ये काम करने के लिए। हुँ, अब ज़ाहिर-सी बात है जिसकी फैमिली इनकम 10 लाख पर मंथ होगी, वो इस जॉब की तैयारी तो नहीं करेगा। तो उसको चाहे जितना मोटिवेशन दे ले, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो मोटिवेशन की बजाय अगर आप इंस्पिरेशन ढूँढेंगे, हाँ, इंस्पिरेशन को और डिटेल में देखें कि आपकी वजह क्या है पढ़ाई शुरू करने की। हुँ, तो वो देखिए आपकी वजह क्या है, किस वजह से आपने शुरू किया था।
अगर वो आपके ध्यान में रहेगा तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम टाइम पे आपके घर वाले हैं, मोटिवेट करते ही रहते हैं, सपोर्ट तो रहता ही है सबका। हाँ, आता है कि नंबर कम आते हैं मॉक टेस्ट में, है ना? तो वो डिमोटिवेशन होता है कि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहा है? अपने ऊपर शक भी होता है, हाँ, डाउट्स भी होते हैं। लेकिन अब लगे रहने से ही होगा। तो आपकी लाइफ में आपको जीरो से हीरो तक बनने का सफ़र में परिवार और दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा? कैसे उन्होंने आपको हुँ। देखा? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस एक सामान्य सी नौकरी कर रहा हूँ। तो हाँ, भले ही एक टाइम पे ज़ीरो था, लेकिन ज़ीरो से धीरे-धीरे एक पे आ गया हूँ अभी तो। हीरो तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये है कि कुछ लोग प्रेरणा लेते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इन सब में तो माता-पिता का जो त्याग है, वो तो किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। बचपन से लेके अभी तक उन्होंने पेट काट के पढ़ाया, लिखाया, है ना? जो भी है, जैसे भी है, तो उनका जो परिश्रम था, मैं जितना एफ़र्ट अपनी पढ़ाई में दिया है, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपना त्याग दिया है इसके लिए। तो पूरा श्रेय तो माता-पिता को ही जाता है। फिर 2 में से मेरे मित्र हैं जो पूरी जर्नी मेरे साथ रहे। सबसे मतलब जो करीबी मित्र था वो तो विवेक था। कि मतलब कई बार तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि हमारे पास कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा बिज़नेस भी नहीं है जिसकी वजह से हम अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो यही एक साधन होता है कि अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलने का। तो ये इंस्पिरेशन की तरह भी काम करती है। परिवार वाले भी बोलते हैं, मेरे पापा खुद बोलते हैं कि तुम लगे रहना, मतलब कि कुछ भी हो जाए तुम लगे रहना, किसी ना किसी दिन तो मिलेगी मिलेगी। तो सपोर्ट तो होता ही है, मित्रों का बहुत सपोर्ट होता है। अगर आपके पास ऐसे एक दो मित्र हैं, उन मित्रों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं, आप मतलब चले जाते हैं, आप तफरी करते हैं। उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जब आप डिप्रेस होते हैं, जब आपको सुनते हैं, वो आपकी समस्या को समझते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे एक दो मित्र होने चाहिए हर किसी के पास। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि है मेरे पास। तो ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ हो पाया है। जो एक फ्रेशर स्टूडेंट होता है, उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो कितने सालों में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकता है? ये तो सीधे सी बात है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैथ का स्टूडेंट है, मैथ में नहीं करनी पड़ेगी। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसमें मैथ और इंग्लिश दोनों की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो उसके ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो मेरे जैसा स्टूडेंट जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, तो अगर मोटा मोटा देख लेंगे 1 से 1.5 साल में वो सारी अपना 4 सब्जेक्ट है, 4, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, 1 से 1.5 साल में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। उसको रिवाइज़ करना होगा 6 महीने में, और रिवाइज़ कर लेगा। 1 साल में पीवाईक्यू अदर क्वेश्चन लगा लेगा। तो 2.5 से 3 साल में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। एक पोस्ट उसको मिल जानी चाहिए। अगर मैं, बाकी लोग 6 महीने में भी क्लेम करते हैं कि उन्हें 6 महीने में भी मिल गया, 1 साल में मिल गया, 1.5 साल में मिल गया। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मेरा जैसा बैकग्राउंड था, अगर मैं शुरू करूँगा तो 3 साल तो मुझे लग ही जाएंगे। तो ये आम तौर पर देखा जाता है कि बैकग्राउंड कई छात्रों का बहुत कमज़ोर होता है, जिससे उन्हें जॉब करनी पड़ती है। तो भैया से जानेंगे कि जॉब करते-करते कैसे अपने को प्रिपेयर रखना है कि वो एक सरकारी जॉब तक का सफ़र तय कर सकें? हम्म। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको जॉब करनी पड़ रही है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऐसा जॉब चूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको मिल पाए पढ़ाई के लिए। और अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम ऐसा जॉब हो जो बहुत ज़्यादा लेबोरियस ना हो, ताकि आप जॉब करते हुए थक जाओ और घर पे आने के बाद पढ़ाई का समय ही ना मिले, शरीर इच्छा ही ना करे उसकी कि पढ़ाई की जा सके। और जॉब करते हुए तो बहुत लोग निकालते हैं, मैंने भी निकाला है। तो वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। क्योंकि बहुत लोग 6 to 8 में अपना सेटिस्फाई हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना है तो नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोग नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो निकाल लेते हैं। तो एक्सक्यूज़ेस भी हैं जॉब के साथ कि एक जॉब तो है ही है, तो अब आगे क्यों ही पढ़ना है। तो ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं।
बाकी सिलेक्शन उनका भी होता है जो लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ते हैं, और सिलेक्शन उनका भी होता है जो घर पे 2-4 घंटे भी पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ इसी बात पे डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। एसी में बैठ के किसी सिलेक्शन नहीं होता, और कोई कहीं भी पढ़ के निकाल देता है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे जी। कि मैं भी एक छात्री हूँ, मैं भी हम्म, पढ़ाई करता हूँ, पर मैंने यूट्यूब के फील्ड में थोड़ा सा काम करना चाहा। हम्म, तो जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो जो बाहर के लोग होते हैं वो मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखूँ जिससे मैं पढ़ाई से भी ना पिछड़ूँ और ये कार्य भी मेरा चलता रहे। हम्म। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, चार आदमी चार बातें कहेंगे, वो तो कहते ही रहेंगे। उनका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने बारे में तो पता है ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसकी वजह से पढ़ाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इसकी वजह से तुम्हारा जो स्टडी रूटीन है, जो पढ़ाई है, वो हैम्पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल करो। लेकिन अगर आपका प्राइमरी गोल पढ़ाई है और उसकी वजह से, इसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रही है, थोड़ा भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको स्लो डाउन करना चाहिए या पोस्टपोन कर देना चाहिए बात के लिए, कि इस काम के बाद इसको करेंगे या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद इस चीज़ को करेंगे। तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाहर लोग क्या कह रहे हैं, वो जो तुम्हें थोड़ा बहुत देख रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन या ओपिनियन देते हैं। सारी चीज़ें तो आपको पता है अपने बारे में, तो आप उस हिसाब से देखिए। अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो डेडिकेटली इस फील्ड पे काम कीजिए, पढ़ाई करना है अभी पढ़ाई कर लीजिए। तो इसके मौके बाद में भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पे काम करना है तो बाद में ही मौके मिलेंगे, बाद में हो सकता है बेहतर मौका मिले, बेहतर तरीके से मौका मिले। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब सही ट्रैक पे जा रहा है, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, होगा तो है ही है। बच्चों का तो होता ही है, जी। तुम्हारा भी होगा, तुम भी उन बच्चों में शामिल हो गए। तो उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक टाइम पे तो नहीं मिल सकती हैं। हाँ, एक टाइमलाइन के बाद ही, और तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने को देखिए, लोग क्या कह रहे हैं उस पे नहीं, क्योंकि जब आप अपने मन में क्लियर होंगे, आपके मेंटल क्लैरिटी होगी, तो आप उनको जवाब दे पाएंगे। नहीं भी देंगे तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप गलत कर रहे होंगे तो उनकी बात को आप मतलब माइंड करेंगे। हम्म, उनकी बात का आपको आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो आप पहले सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, क्या उस पर ये चीज़ हैम्पर हो रही है, और ये चीज़ करना ज़रूरी भी है कि नहीं है, इससे क्या गेन हो रहा है। जो छात्र अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो वो 2-3 नंबर से जैसे रह जाते हैं तो वो अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल पूरी तरह से फील कर लेते हैं। तो वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं कि वो 2-3 नंबर से आगे बढ़ जाएं जिससे उनका सिलेक्शन तक का सफ़र पूरा हो सके। इस बारे में तो मेरा कुछ खास अनुभव नहीं है कि मेरा 1-2 नंबर से कभी रह गया हो, क्योंकि अगर रह गया है तो 10-20-50 नंबरों से रहा है, और निकला है तो 10-20-50 नंबर एक्स्ट्रा होके ही निकले हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी के स्तर तक पहुंच चुकी है, आपको एक थोड़ा और पुश देना है, लास्ट पुश देना है। और कोशिश यही करें कि 1-2 नंबर से रुकने की नौबत ना आए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि कट ऑफ 80 जानी है और आपके 79 मार्क्स ही आएंगे, तो आपको सिर्फ 80 लाने हैं। आप कोशिश कीजिए कि 85 लाएं, 85 लाएं। तो तैयारी ऐसी रखें कि कट ऑफ तक मतलब ऐसी नौबत ना आए कि 1-2 नंबर से रह जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता है तो इतना ज़्यादा पुश करने की बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर 1-2 नंबर से ना निकले, काफ़ी ज़्यादा नंबर से निकलना चाहिए। जब छात्र हम्म, तैयारी करता है तो उस 2-3 आम गलतियाँ क्या हो जाती हैं जिससे उनका सिलेक्शन रुका हुआ होता है, 2-3 गलतियाँ क्या करते हैं जिसकी वजह से मतलब सिलेक्शन सिलेक्शन में नहीं हो बाधाएं पाता। आती हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो है कंटिन्यूटी, कि लोग कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई एग्ज़ाम आया उसकी पढ़ाई की, अगर एग्ज़ाम डिले हो गया तो लोग पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो उन्होंने 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने पढ़ाई की होती है, वो और पीछे चली जाती है। अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी तो आप प्रोग्रेस ही करोगे। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपका स्तर फिर नीचे ही जाता जाएगा, और फिर आप तैयारी करोगे तो फिर बराबर तक आने में टाइम लगेगा। तो
अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि अपने साथ के लोगों को मैंने खुद देखा है, खुद भी मैंने अनुभव किया है कि अगर मैं कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहा हूँ तो कितना ज़्यादा पीछे हो जा रहा हूँ। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे ही जा रहे हैं, आप रुके भी नहीं हैं। हुँ, तो सबसे बड़ा यही है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। फिर आप का जो लक्ष्य है उसके प्रति आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, है ना? तो एक एल्गोरिथम बन जाता है। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ भी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फिर नया आइडिया आता है कि इसमें ये चीज़ इम्प्रूव करना है। उसको करेंगे तो फिर एक नई चीज़ आती है कि ये चीज़ इम्प्रूव करना है। सेम चीज़ अगर आप पढ़ाई ब्रेक कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएँगे, तो दिमाग आपको बताएगा कि इस तरह से और रिलैक्स किया जा सकता है। हाँ, तो वो एक साइकिल बन जाता है। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करते रहेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहेंगे, तो वो उधर आपको पुश करेगा। रिलैक्स करेंगे, ब्रेक लेंगे तो वो आपको उधर पुश करेगा। तो बेसिकली डेडिकेटेड रहें, कंटिन्यू रहें, सबसे अच्छा यही है मेरे हिसाब से। तो आपने पहला एग्ज़ाम कब दिया था? मेरा जो सीजीएल का 2019 का एग्ज़ाम था, क्योंकि उस समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी और सभी लोग फॉर्म भर देते हैं, मैंने भी भर दिया कि देखते हैं। तो 19 का था, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं था कि उसमें मुझे जॉब चाहिए, बस ऐसे भर दिया था। लेकिन जो तैयारी करते हुए मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो 2020 का ही था। तो 2020 का था पहला, कहूँगा मैं। तो आप सीजीएल में पहले, इसके पहले कहीं पर और सिलेक्टेड थे? सीजीएल मेरा 2022 से हुआ है। उसके पहले साथ के साथ यूपी टेबल एससी पेट के थ्रू लेखपाल में भी होता है। तो उसमें मेरे इनफ मार्क्स थे कि अगर मैं उसका डीवी करवा देता तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन साथ के साथ सीजीएल 2022 में भी एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया था, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि भाई जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वैसे बैकग्राउंड से और भी बच्चे हैं, तो अगर वो सीट मुझे वेस्ट ही करनी है, इससे अच्छा किसी और को दे दिया जाए, तो फिर मैंने डीवी स्किप कर दिया था लेखपाल का, और 2022 का जो सीजीएल था उसको ज्वाइन कर लिया था। जेएसओ में कब सिलेक्ट हुए आप? जीएसओ वाला जो मेरा एग्ज़ाम था वो जो सीजीएल 2024 का था, लास्ट ईयर 2025 में मैंने उसको ज्वाइन किया। मॉक टेस्ट की आपकी क्या भूमिका थी आपके सिलेक्शन के लिए? आपने कहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह दिया, जिससे आप अपने दर्शकों को बता सकें कि वहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिए? पढ़ाई के दौरान मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सिलेबस पूरा करते रहेंगे और कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात तो शुरू में ही किसी टीचर ने बताई थी तो मुझे समझ में आ गई थी। तो मेरे शायद मतलब कोचिंग का फेज़ ही था, एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, उसी दौरान ही ले लिया था सब्सक्रिप्शन मॉक टेस्ट का। पहले तो ऑफलाइन चला करता था, टेक्स्ट बुक का मुखर्जी नगर में था तो वहीं ऑफलाइन स्टोर होता था, वहीं पे जाके आपको लेना था, तो वहीं जाके ले लिया था। तो तब सिलेबस कंप्लीट कुछ था नहीं, मतलब कोर्स तो चल ही रहा था, तो उस समय तो बहुत ही कम ही नंबर आ रहे थे। लेकिन मॉक टेस्ट की भूमिका तो हम कह सकते हैं आधी आधी है। अगर आप अपने अध्ययन की तुलना नहीं कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव तो आप तभी करते हैं जब आपकी कमियाँ दिखाई देती हैं, और कमियाँ दिखाने का दर्पण तो मॉक टेस्ट है। हुँ, तो मॉक टेस्ट की भूमिका तो बहुत होती है। आपको पता चलता है कि किस फ़ील्ड में कमी है, किस फ़ील्ड में आपको इम्प्रूव करना है। तो वो तो मॉक टेस्ट दिखाएगा, उसकी भूमिका तो है। आम तौर पर देखा जाता है कि कई छात्र होते हैं जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, पर जीएस जैसा एक भंडार है, उस सब्जेक्ट को वो मतलब बहुत ज़्यादा सागर मानते हैं, उसमें वो पिछड़ जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट में खुद को कैसे मजबूत बनाएं? पर्टिकुलर जीएस की बात करें तो वो मेरा भी कमज़ोर है। तो आ, जो मतलब स्टार्टिंग फेज़ में रिलाई किया वो यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, जो भी मोटा मोटा सिलेबस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। लूसेंट वगैरह बुक है कि आप पूरा मतलब पूरा एकदम से रटी होनी चाहिए, तो वैसा तो हो नहीं सकता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब मतलब आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है, कवर भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएं, जो कि सभी लोग बताते हैं, मैंने भी लगाया, जिस टाइम पे लगाया उस टाइम अगर आपका काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं कर गया तो कभी बहुत अच्छे नंबर भी आए। इनफैक्ट ये जो 2020 का मेरा प्री का एग्ज़ाम था, मेरे जीएस में 38 मार्क्स थे जीएस में,
उसके बाद से कभी नहीं आए हैं। तो ये तो वो है कि आपका एग्ज़ाम उस दिन कैसा है, आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते हैं। 2024 का जो मेंस एग्ज़ाम है, आउट ऑफ 75 24 मार्क्स ही हैं। अगर मार्क्स थोड़े और बढ़ जाते तो हो सकता है कोई और पोस्ट मिलती है। तो ये जीएस का उस दिन का है कि आपका मतलब कैसा एग्ज़ाम जाता है, तो उस पे पर्टिकुलर मैं तो कोई ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्या करें। तैयारी के दौरान सबसे पहले क्या चुनौतियाँ आती हैं कि हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें अपनी, हम्म। ऐसा कुछ? तैयारी के दौरान जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चुनौती तो यही आती है कि किस चीज़ की तैयारी करें। सबसे बड़ा चुनाव और चुनौती तो यही होता है कि किस चीज़ की तैयारी करें। तो उसके लिए पहले आपको मतलब सही गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप चूज़ कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ करना है तो फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, जो टीचर्स हैं, जो कोर्सेज़ हैं, हम्म, उनका चुनाव करना होता है। फिर उसके बाद उस तैयारी के दौरान अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, तो कोचिंग जाना, वहाँ का खर्चा उठाना, खुद कैसे मैनेज करना, पढ़ाई, घर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर का भी दबाव होता है। तो ये सब चीज़ें चुनौतियाँ आती हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज हैं उसके बहुत ज़्यादा, तो हमें कैसे उसको अपने रिसोर्सेज को कवर करना है कि कैसे बुक लिस्ट तैयार करनी है, कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाएं? बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे स्क्रूटनी करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं गलत। सही है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरी प्रारंभिक वो था कि अब तैयारी शुरू करना है, तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, विवेक सिंह नाम है। तो वो इस फील्ड में पहले से पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल से भी नॉलेज नहीं था। बस ये था कि इस फील्ड में जाना और इस फील्ड में जाके ये चीज़ अचीव होती है, वो चीज़ अचीव करनी है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ये कोर्स यहाँ यहाँ से लेना है। तो जो बच्चा बिल्कुल से गाइडेंस नहीं होता है जिसके पास, वो पहले बहुत चीज़ें ट्राई करता है, फिर उसके बाद कोई एक टीचर पकड़ता है कि ये हमारे लिए उपयुक्त है। चूँकि वो मेरा दोस्त था, मुझे बहुत अच्छे से जानता था, तो उसने एकदम प्रिसाइज़ली बता दिया कि आपको इन टीचर से पढ़ना है, ये वाला कोर्स लेना है। तो मेरा उसकी सलाह ने मेरा बहुत सारा समय बचा दिया और बहुत सारा पैसा भी बचा दिया। हुँ। तो प्रारंभिक में ये हो गया कि उन्होंने बताया कि ये टीचर से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जैसा कि पहले बताया कि कोविड आ गया था तो फिर घर पे आ गया। तो कुछ कोर्सेज़ ऑफ़लाइन किए जैसे मैथ का और इंग्लिश का, और बाकी के घर पे ही किए हैं। फिर घर पे आ गया तो अपना घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो इन सब में जो स्क्रूटनी का है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है। फिर उसके बाद पूरी तरीके से उस पे विश्वास कीजिए। जब विश्वास हो जाए कि ये टीचर, ये कंटेंट हमारे लिए सही है, तो फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद फिर आप मत भटकिए कि आपने अभी फला टीचर से पढ़ा, फिर किसी ने बता दिया कि नहीं दूसरा टीचर ज़्यादा अच्छा है, तो आप उससे पढ़ने लगे। तो ना इसका रह पाएगा ना उसका रह पाएगा, और मोर ओवर लेस समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट लगभग सबका हो सेम ही होता है। आपका किससे समझ में आता है, आप डेमो ले लीजिए, उसके बेस पे फिर कोर्स ले लीजिए। लेकिन जिसका आप चूज़ कीजिए, फिर शुरू से लेके अंत तक आप उसका ख़त्म कीजिए। ये तो बात रही कोर्सेज़ की। स्टडी मटेरियल में भी यही होता है कि कोई एक बुक आपने पकड़ ली, कि ये बुक हमें अ, हमारे लिए सही है, किसी भी किसी भी चीज़ की, तो आप उस बुक को फिर शुरू से लेके अंत तक ख़त्म कीजिए। साथ के साथ कोई मार्केट में दूसरी बुक आ जाती है, आप उसको खरीद लेते हो, उसका थोड़ा पढ़ते हैं, फिर तीसरी बुक आ जाती है। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। आप जैसे-जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, मार्केट भी आगे बढ़ता जाएगा, किताबें आती जाएँगी, आप कभी भी स्टक नहीं हो पाएँगे एक चीज़ पे। जहाँ पे स्टक हो गए, जहाँ पे आप रुक गए, ठहर गए कि इस बुक को हमें कंप्लीट करना है, एक बुक आप कंप्लीट कीजिए, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आप जब पढ़ाई किया करते थे तो हुँ। कई बच्चे होते हैं कि उनके पास नोट्स ढेर सारी आ जाती हैं, वो नोट्स ही बनाते रहते हैं, उनको कभी खोल कर पढ़ाई नहीं करते, केवल नोट्स बनाते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह से पढ़ते रहते हैं, पर वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो पैनिक कर जाती है वही पीडीएफ। हुँ, तो हुँ। हमें नोट्स बनाना ज़रूरी होता है कि कैसे उसको पढ़ना है? बिल्कुल नोट्स बनाना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, फिर साथ-साथ नोट्स बनाते हैं, तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ती है। जो आप ग्रैब्स करते हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप सिर्फ़ वीडियो देख लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर आपको मतलब रिवाइज़ आप कैसे करोगे? नोट्स तो बनाना है। बहुत अच्छा ये होगा कि आप खुद से नोट्स बनाएँ।
नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से, बहुत लोग वर्किंग होते हैं तो नहीं बना पाते हैं, तो जो भी आप नोट्स आपको मिले फिर एक नोट्स पे ही आप रुकिए। बेसिकली वैरायटी ऑफ सोर्सेज मत रखिए, हाँ, लिमिटेड रखिए लेकिन उसको पूरा पढ़िए एक आप। हाँ। एक आम धारणा होती है कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें 12 से 14 घंटा पढ़ना होता है। हम्म। तो आप क्या, मतलब क्या आपका शेड्यूल रहता था कि कितने घंटे हमारा टारगेट है पढ़ाई का? हम्म, आम धारणा 12 से 14 घंटे पढ़ने की है, और मेरा जो मानना है वो ये है कि कोई पर्टिकुलर आपको चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब वो काम करने में आपको 12 घंटे लगे, 18 घंटे लगे या सिर्फ 8 घंटा लगे, ये आपकी इफ़िशियंसी के ऊपर डिपेंड है। तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर सबके लिए नहीं हो सकता है कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे तो आपका हो ही जाएगा, आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपका नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई घर बनता है, कोई इमारत बनती है, हर एक मिस्त्री होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। लेकिन ये तो पता है कि ये घर बनने में इतनी ईंटें इतनी बार जोड़ी जाएंगी, है ना। तो जो जल्दी जल्दी जोड़ लेगा उसका घर जल्दी बन जाएगा, एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करेगा जल्दी बन जाएगा। हम्म, कम काम करेगा तो कम बनेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी ग्रैप्स करने की कितनी क्षमता है, हाँ? उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, उस हिसाब से घंटे जुड़ेंगे आपकी पढ़ाई में। अगर आप सिर्फ घंटे जोड़ते रह जाएंगे कि आज 16 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ ली, तो उसका तो कोई मेरे हिसाब से अर्थ नहीं है। आप अपने हिसाब से दीजिए। जब आप लाइब्रेरी या घर पे भी पढ़ाई करते थे हम्म। तो सोशल मीडिया का बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप हम्म। उसको कैसे बचते थे उससे? ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जैसा व्यक्ति हूँ उस हिसाब से मतलब बहुत ही सोशल मीडिया एंथुजियास्टिक पर्सन हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन जब डिसाइड कर लिए कि मतलब प्रिपरेशन करनी है और उसमें बहुत ज़्यादा फोकस और डेडिकेशन चाहिए होता है, तो इवन कि मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था। मतलब कोई भी सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स, उस समय तो फेसबुक चल रहा था और इंस्टा चल रहा था, तो वो दो तो बंद ही हो गए थे। और व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था क्योंकि अननेसेसरी लोगों से कांटेक्ट में रहना मतलब डिस्ट्रैक्शन ही पैदा करता है। और बात रही लोगों से जान पहचान और व्यवहार बनाने की, तो अगर वो लोग सच में आपके क्लोज वंस होंगे तो उसके लिए किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे साथ हैं भी कुछ लोग जिनका मतलब सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं था, इवन कि मतलब दोस्त लोग बोलते थे कि तुम एटलीस्ट व्हाट्सएप तो यूज़ करो। लेकिन मैं उनको फोर्स करता था कि अगर कुछ भी भेजना है तो आप मुझे मेल करो। तो सोशल मीडिया का तो छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ सकते हो तो एटलीस्ट उसका समय रिस्ट्रिक्ट कर दो कि इस पर्टिकुलर आवर में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, और लिमिटेड। और पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लगता है क्या ज़रूरत है, इंटरटेनमेंट के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, आपको रिलैक्स करने के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो। और आप इंडोर गेम खेल सकते हो। सोशल मीडिया आप इसीलिए यूज़ करते हो ना, ताकि आपको अच्छा फील हो, आपका डोपामिन रिलीज हो। और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था पर्सनली, नॉन फिक्शन नॉवेल, फिक्शन नॉवेल, तो अच्छा लगता है। आप मूवी देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया अगर ना यूज़ करें और यूज़ कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम हॉल पे आप जब गए होंगे पहली बार, तो हम्म। आपने अपना प्रेशर कैसे रिलीज़ किया था? जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आई, पहली बार आप गए, हम्म। दिया एग्ज़ाम, तो बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कैसे हम्म। प्रेशर को रिलीज़ किया जा सकता है? हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपका पहला एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम, घबराहट तो होती है क्योंकि आपको चीज़ें पता नहीं होती कैसे जाएँगे। तो ज़ाहिर सी बात है घबराहट होती है, लेकिन जैसे-जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वो घबराहट थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन साथ के साथ अगर आपका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है कि ये इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है और अगर ये ख़राब चला गया तो फिर क्या होगा? ऐसे थॉट्स आते हैं वहाँ पे। तो इनको काम करने के लिए मैं सिंपली मतलब मैनिफेस्ट करता था, अपने आप से बातें करता था। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल मेरा ये था कि एग्ज़ाम हॉल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एंटर कर जाओ, और टाइम तो रहता ही है, तो वहाँ पे 15-20 मिनट का आप नैप ले लो। नैप, इस पर्टिकुलर एसएससी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नैप लेता था और फिर मुंह धुल के आता था। एग्ज़ाम शुरू होने वाला था तो खुद को ये बताता कि रुपेन, तुमने इसी दिन के लिए तैयारी की है, इतने सालों से तुम मेहनत कर रहे हो, बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, वो किस दिन काम आएगी, आज के दिन ही काम आएगी।
इतने दिन से पढ़ाई आज के दिन के लिए ही कर रहे हो और आज का एग्ज़ाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। इनफैक्ट आज का एग्ज़ाम तुम्हारा अब तक का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जाने वाला है। तो खुद को मैं यकीन दिलाता था कि तुम्हारे अंदर कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और तुम्हारा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और तुम तो बस यहाँ फॉर्मेलिटी करने आए हो एग्ज़ाम देने की। हाँ, तो ऐसे-ऐसे अपने आप को ये बातें मैनिफेस्ट करता था, अपने आप से ये बातें बोलता था। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उनके नाम ले सकते हैं, आपके गुरु हैं, उनके मम्मी-पापा हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। तो सबका अपना-अपना तरीका, मेरा ये तरीका था। तो ऐसे मैं प्रेशर हैंडल करता था। अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो घर का माहौल अब चेंज हो गया होगा, तो रिश्ते वगैरह कैसे आने शुरू हो गए होंगे, तो क्या प्लान है आपका आगे का? रिश्ते वगैरह वगैरह तो आते ही रहते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखते हैं आगे चल के। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद शब्द आप बोलना चाहोगे? हुँ। दर्शकों के लिए तो यही कहेंगे, आप डेडिकेटली कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहें, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और भी चीज़ें, लेकिन ये कोर चीज़ें हैं। अगर आप इन दोनों को ब्रेक करते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, वो भी डेडिकेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 6 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको डेडिकेटली 6 घंटे देने पड़ेंगे और रोज़ देने पड़ेंगे, तभी आपका हो पाएगा। या जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका लगता है कि 4 घंटे, तो 4 घंटे रोज़, 4 से प्लस ही होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। तो डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, दो चीज़ें तो हो रही। इनफैक्ट मेरे टेबल के आगे लिखा भी हुआ था कि ये जो चीज़ें तो होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमें दिए और हमारे पॉडकास्ट में आए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पॉडकास्ट में रुपेंद्र भैया आए थे, जो कि जेएसओ में सिलेक्टेड थे। ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी छात्र सिलेक्ट होकर हमारे पॉडकास्ट में आए और अपनी कहानियों को साझा करें, जिससे हम अपने दर्शकों को उनकी कहानियाँ सुनाएं, उनसे हौसले बुलंद करवाएं और आगे बढ़ने का एक मोटिव तैयार करें। तो सभी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा पॉडकास्ट ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।